औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हैब शाह है और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन डिजीज़ ऑफ वेट्रीज पे है। और वेट्रीज की कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं वो सारे हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसके क्लिनिकल फीचर्स, साइंस एंड सिम्टम्स और उसके पॉसिबल ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस, ये हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हैं। उसमें हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है विट्रियस हेमरेजेस। तो विट्रियस हेमरेजेस जो है ये क्या होता है और किन किन रीज़न्स की वजह से हमारे पास विट्रियस में हेमरेजेस आते हैं, ब्लीडिंग होती हैं विट्रियस में, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहले हमारे पास जो आता है एक्यूट पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट। विट्रियस में ये जो ब्लीडिंग होती है या ये जो हेमरेजेस आते हैं ये दो लेवल पे होते हैं। या तो ये विट्रियस की बॉडी में होंगे या ये कॉर्टिकल विट्रियस और रेटिना के दरमियान वहाँ पे ये होंगे। तो ये जो विट्रियस हेमरेजेस हैं ये मुख्तलिफ़ डिजीज़ की वजह से आते हैं, और उनमें से अक्सर जो रेटिनल डिजीज़ हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। और एनाटॉमिकली हमने ये डिस्कस किया है कि विट्रियस का रेटिना के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है और रेटिनल ब्लड वेसल्स के साथ विट्रियस जो है डायरेक्टली अटैच्ड है। इसीलिए जब उन ब्लड वेसल्स की कोई डिज़ीज़ होगी, कोई पैथोलॉजी होगी, तो वहाँ से जो ब्लीडिंग आएगी, जो हेमरेजेस निकलेंगे, वो हेमरेजेस हमारे पास ट्रांसपेरेंट जेल विट्रियस में आ जाएंगे, चाहे वो सब कॉर्टिकल लेवल पे हो या डीप विट्रियस में या बॉडी में हो। तो अब एक्यूट पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट जो है ये ऐसा होता है कि इसमें विट्रियस जो है वो रेटिना से डिटैच हो जाता है। उसके कई रीज़न्स हैं। एक रीज़न उसका ये है कि विट्रियस में लिक्विफिकेशंस आती हैं। ये जो जेल है ये लिक्विड बन जाती है, इसमें कुछ पार्ट्स जो हैं वो लिक्विड बन जाती हैं, और वो लिक्विड जो है वो सब कॉर्टिकल लेवल पे एकोमुलेट होती हैं। तो जब वो एकोमुलेट होती हैं तो वहाँ पे विट्रियस डिटैच होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर रेटिना में कोई टीयर है तो उस टीयर की वजह से भी फ्लूइड जो है वो एकोमुलेट होंगे, और वो हमारे पास विट्रियस को डिटैच करता है। जहाँ पे रेटिनल लेवल पे फ्लूइड आ जाते हैं तो हमने रेटिनल डिटैचमेंट में ये डिस्कस किया है कि वहाँ पे वो कोशिश करता है कि रेटिना के साथ साथ विट्रियस को भी डिटैच करता है। तो उन डिटैचमेंट से जो फिर हमारे पास हेमरेजेस निकलेंगे ब्लड वेसल से, वो विट्रियस में आएंगे और वो हमारे विट्रियस हेमरेजेस कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथीज़ हैं उसमें मोस्ट कॉमन जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी हैं, और डायबिटिक रेटिनोपैथी में हमने डिस्कस किया है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में हमारे पास हेमरेजेस निकलते हैं, एक्सुडेट्स निकलते हैं, और वो हेमरेजेस और एक्सुडेट्स और बाकी जो फ्लूइड का निकलना है वो बेसिकली ब्लड वेसल्स की नॉर्मेलिटी या कोई ब्लॉकेज या कोई वहाँ पे डायलेशन की वजह से होता है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी हमारे पास हेमरेजेस होते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके अलावा रेटिनल वेन ओक्लूजन, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर वेन कहीं पे ब्लॉक्ड है तो अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वेन के ज़रिए बाकी मतलब रेटिना से वापस जा रही है, अब रास्ता वहाँ पे बंद है, तो ये जो ब्लड है वेन में ये रिटेन करता है, और ये जो वेन होते हैं ये डायलेट होना शुरू करते हैं। जब ये डायलेट होना शुरू करते हैं जो इनके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनमें गैप्स आ जाते हैं, और उन गैप्स के ज़रिए फिर ब्लीडिंग होती है और हेमरेजेस निकलते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन में भी हमारे पास हेमरेजेस होते हैं, वो भी वास्कुलर प्रॉब्लम है, वास्कुलर डिजीज़ हैं, और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में भी होते हैं। हेमरेजेस निकलते हैं क्योंकि जब आर्टरी कहीं पे अक्लूड हो जाए या बंद हो जाए
तो वहाँ पे भी हेमरेजेस निकलते हैं। इसके अलावा वेस्कुलाइटिस या पेरीफ्लेबाइटिस, जिसको हम ईल्स डिजीज़ भी कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली वेन इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे भी उनसे भी हेमरेजेस निकलते हैं। इसके अलावा हमारे पास ट्रामा है। अगर आई को ब्लंट ट्रामा होता है या पेनेट्रेटिंग ट्रामा होता है या लेट्रोजेनिक होता है, तो उसमें भी ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी ट्रामा होगा वहाँ पे हेमरेजेस ज़रूर निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग होगी। और इसके अलावा जो सिस्टेमिक हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, लाइक हेमोफीलिया एक डिजीज़ है जिसमें हमारे पास ब्लीडिंग होती है ब्लड वेसल्स से, या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होती है, ब्लॉकेज की वजह से ब्लीडिंग होती है। तो अगर इस डायग्राम में हम देखें, इसमें ये जो डार्क रेड कलर के हैं, ये हमारे पास हेमरेजेस हैं। और हेमरेजेस इज़ द लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। तो अगर हम यहाँ देखें तो ब्लड वेट्रियस में भी ब्लड है और मैकुलर लेवल पे भी ब्लड है। ये हैं हमारे पास वेट्रियस हेमरेजेस। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो कैपिलरी हेमेंजियोमा है, और इससे तो मतलब एक क्लियर बात है कि इससे तो ज़रूर हेमरेजेस निकलेंगे, ज़रूर बाकी जो फ्लूइड है वो निकलेंगे। और वो सारी चीज़ें याद रखें कि रेटिना की जितनी भी हेमरेजेस या जो भी चीज़ होंगी ना, वो हमारे पास विट्रियस में आएगी, क्योंकि आई बॉल में विट्रियस जो है वहाँ पे सारे रेटिना के हेमरेजेस और एक्सुडेट्स आते हैं। वो एक जेली पार्ट है और उसमें ज़रूर शामिल हो जाते हैं वो। अब जो हमारे पास विट्रियस हेमरेजेस हैं, तो इसका विजन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो अगर ये हेमरेजेस जो हैं, अगर ये स्मॉल है, ये छोटे हैं, तो इससे हमारा विजन ब्लर हो सकता है और हमें फ्लोटर्स फील हो सकते हैं। मूविंग बॉडीज़, मूविंग पार्टिकल्स एंड द विजुअल फील्ड वो हमें फील हो सकते हैं अगर हेमरेजेस छोटे हैं। लेकिन अगर हेमरेजेस बड़े हो, लार्ज साइज़ के हों, तो वो हमारे सीवियर विजुअल लॉस काज करता है और हमें हमारी विजुअल एक्यूटी डिक्रीज़ होती हैं, बहुत डिक्रीज़ होती हैं। इसके अलावा अगर हम बी स्कैन से देखें तो बी स्कैन में हमें वेट्रियस हेमरेजेस जो है इसी तरह नज़र आएंगी। ये जो वाइटिश बॉडीज़ हैं, इसी तरह हमें वेट्रियस हेमरेजेस नज़र आएंगी, क्योंकि ये जो अल्ट्रासाउंड की वापस रिफ्लेक्शन है इस हेमरेज से, वो हमें दिखाता है कि यहाँ पे डार्क एरिया में जो वाइट एरिया आया है, जो एबनॉर्मल है, ये हमारे पास वेट्रियस हेमरेज हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो विट्रियस की डिटैचमेंट भी हुई है, जो एक थिन लाइन है, ये विट्रियस की डिटैचमेंट भी हुई है। अब हम आते हैं फ्लोटर्स की तरफ। तो फ्लोटर्स बेसिकली क्या है, ये फ्लाइंग फ्लाइज भी इसको हम कहते हैं। और इसको अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये देखें, ये फ्लाइंग फ्लाइज लाइक विजुअल फील्ड में हमारे पास ऐसे मूविंग पार्टिकल या मूविंग लाइक फ्लाइज की तरह ये नज़र आएंगे। बेसिकली बचपन से जवानी तक हमारी जो आई की डेवलपमेंट होती हैं, तो उस डेवलपमेंट में हमारा विट्रियस जो होता है ये हेल्दी होता है। लेकिन एज के साथ साथ फिर 40 या आफ्टर 50, मोस्ट कॉमनली आफ्टर 60 ईयर्स जो हैं, हमारे विट्रियस में चेंजेस आते हैं। और वो एज चेंजेस होते हैं, तो वो ये विट्रियस जो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है, ये फिर इसमें लिक्विफिकेशंस आ जाते हैं और फ्लूइड बन जाते हैं। और फ्लूइड वो फिर सॉकेट्स टाइप बनते हैं, तो वो जो हमें विजुअल फील्ड में नज़र आते हैं, तो वो फ्लाइंग फ्लाइज की तरह नज़र आते हैं। इसके अलावा इसके और भी रीज़न्स हैं। डायबिटीज़, मायोपिया या कैटरेक्ट सर्जरी अगर की जाए, या अगर कोई ट्रामा हुई हो, इंजरी हुई हो आई को, तो ये इस सारे कंडीशन में हमें फ्लोटर्स फील होते हैं और वो मूव करते हैं हमारे विजुअल फील्ड में। जैसे हम इसको फॉलो करते हैं, वो आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास एक दूसरा डिज़ीज़ है, डिसऑर्डर है, जिसको हम कहते हैं एस्टेरॉयड हाइलोसिस या सिंपली बेंसन डिजीज़। तो बेंसन डिजीज़ की पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी क्या है। बेसिकली हमारे विट्रियस में कैल्शियम जो है कलेक्ट हो जाता है, कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती हैं। हमारे विट्रियस में कैल्शियम आ जाते हैं।
एंड कैल्शियम कंटेनिंग लिपिड्स या कैल्शियम कंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल्स जो हैं वो हमारे वेट्रियस में आ जाते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें, ये येलोविश क्रिस्टल या गोल्डन कलर के जो होते हैं ये है स्टेरॉयड हाइलोसिस। बेसिकली ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, ये इतने सीवियर नहीं होते हैं, पेशेंट की विजन में इतना प्रॉब्लम नहीं आता। और ये जो है हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें सिर्फ एक आई जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। और कुछ रिसर्चेस जो है वो ये बताते हैं कि ये डायबिटीज़ की वजह से होते हैं। और इसमें हमारे पास साइंस क्या होंगे, हमारे पास ये अगर आप देख रहे हैं राउंड येलो या गोल्डन पार्टिकल्स जो हैं हमारे वेट्रियस में नज़र आएंगे, लेकिन ये हमारे विजन पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। और ये जो है डायबिटीज़ या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया इस कंडीशन में हो सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो यूजुअली किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती और ये विजन पे इतना इफ़ेक्ट नहीं काज करता। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये है हमारे पास स्टेरॉयड हाइलोसिस, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिर्फ पोस्टीरियर सेगमेंट में होते हैं, इंटीरियर सेगमेंट में नहीं आते। और ये अगर फंडस के पिक्चर को हम देखें, ये बिल्कुल डिफ्यूज़ हुए हैं कैल्शियम के पार्टिकल्स, और ये हमें फंडोस्कोपी में ऐसे नज़र आएंगे। अब विट्रियस का एक दूसरी डिजीज़ या डिसऑर्डर जिसको हम कहें वो है सिनकाइसिस सेंटिलियंस या कोलेस्ट्रोलोसिस बल्बाई। बेसिकली ये कंडीशन क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, इसमें हमारे विट्रियस में जो है कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की एंगुलर टाइप बॉडीज़ या पार्टिकल होते हैं, और वो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो गोल्डन कलर अपीयरेंस देते हैं। और इसमें एक बात याद रखें कि ये स्टेरॉयड हाइलोसिस से इसकी कुछ चीज़ें डिफरेंट है। लाइक ये जो है इंटीरियर चेम्बर में आते हैं, दूसरी बात यह है कि ये सिम्टोमेटिक होते हैं, और तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो है आई मूवमेंट से ये तो ऊपर आते हैं जब, लेकिन इमोबाइल आई के साथ मतलब आई मूवमेंट ना हो तो ये फिर नीचे बैठ जाते हैं। तो इसका जो है इसमें विजन डिक्रीज़ होता है, विजन इफ़ेक्ट होता है, लेकिन इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई पॉसिबल ट्रीटमेंट इसकी नहीं है। इसीलिए ये जो कंडीशन है ये वर्स है। और ये जो गोल्डन ब्राउन रिफ्रेक्टाइल बॉडीज़ हैं ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल है। अगर इसकी हम एक और पिक्चर ये देखें, इसमें देखिए फंडस को इसने पूरा ऐसे कवर किया है कि अब मैकुला जो है हमारा जो सेंट्रल विजन है वो मतलब नॉर्मल नहीं होगा, काफ़ी डिक्रीज़ होगा। तो ये जो है स्टेरॉयड हाइलोसिस की तरह दिखता है, लेकिन इसकी कुछ फीचर्स जो हैं उससे डिफरेंट हैं। अब हम आते हैं पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट की तरफ। ये ज़्यादातर कॉमन होता है और मुख्तलिफ़ कंडीशन में ये डिटैचमेंट हो सकता है, लेकिन इसका जो कॉमनली ये 60 साल के बाद के एज वाले लोगों में होता है। और इसमें क्या होता है कि कॉर्टिकल विट्रियस जो है वो सेपरेट होता है रेटिना, पोस्टीरियर रेटिना से। तो रेटिना से जब कॉर्टिकल विट्रियस डिटेच होता है तो इसको हम पोस्टीरियर विट्रियस डिटेचमेंट कहते हैं, और कभी कभी ये अपने साथ रेटिना को भी डिटैच करता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इसकी पैथोफिजियोलॉजी बेसिकली ऐसा है कि विट्रियस जो है वो लिक्विफाई करते हैं एज के साथ। तो जब उसकी लिक्विफिकेशन होती है तो वो जो फ्लूइड होते हैं वो पोस्टीरियर हाइलाइड मेम्ब्रेन जो विट्रियस का एक मेम्ब्रेन है जिसको हम मेम्ब्रेन इज्यूम करते हैं, जो कॉर्टिकल विट्रियस हैं, जहाँ पे हमारे पास कोलेजन फाइबर का मिकदार ज़्यादा है और हाइलुरोनिक एसिड कंपैरेटिवली कम है। तो विट्रियस का जो मेम्ब्रेन है जो रेटिना के साथ अटैच है, जब वहाँ पे हमारे पास फ्लूइड जमा होते हैं और वो फ्लूइड जो है वो फिर इसको इन दोनों के दरमियान जमा होते हैं तो विट्रियस रेटिना से डिटैच होना शुरू हो जाता है। और ये जो है जब डिटैच होना शुरू हो जाता है तो ये कभी कभी रेटिना में टीयर भी काज कर सकते हैं, कभी कभी इंडिविजुअली होली सोली ये डिटैच हो जाता है। ये सोडोफेकिक पेशेंट्स में भी कॉमन है, क्योंकि जब सोडोफेकिक पेशेंट में जब हम कैटरेक्ट करते हैं और दूसरा लेंस डालते हैं तो उसमें भी विट्रियस जो है आगे आ जाता है और डिटैच होने के चांसेस होते हैं, या कैटरेक्ट सर्जरी के रिस्पॉन्स में ये जो है पोस्ट ऑपरेटिवली डिटैच होना शुरू हो जाता है। इसका एक साइन है और वो
पैथोनोमोनिक साइन है, इसका मतलब वो शो करता है कि ये विट्रियस डिटैचमेंट है, और उसको हम कहते हैं वीस रिंग। और उस वीस रिंग को हम कैसे देखते हैं? अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये एक रिंग है जिसको एरोज ने शो किया है। इसको वीस रिंग भी कहते हैं और वॉक्ड रिंग भी कहते हैं। तो ये इसका पैथोनोमोनिक साइन है पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट का। इसमें पेशेंट को सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स इसमें पेशेंट को फ्लोटर्स होंगे और फ्लैशेस ऑफ लाइट होंगे पेशेंट को। और अगर हम देखें फंडोस्कोपी से देखें तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगा। इसके कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास विट्रियस और रेटिनल हेमरेजेस आते हैं और रेटिनल टीयर, जिस तरह मैंने बताया कि ये अपने साथ कभी कभी रेटिना में टीयर काज कर सकते हैं और उस टीयर के रिस्पॉन्स में फिर रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। तो ये हमारे पास ये कंडीशन था। यहाँ पे अगर इस पिक्चर को हम देखें तो यहाँ पे ये विट्रियस डिटैच हुआ है इस पॉइंट में, बाकी विट्रियस जो है वो अटैच हैं और सुपीरियरली इस डायग्राम में अगर हम देखें तो इसमें ये विट्रियस डिटैच हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास विट्रियस डिसऑर्डर या डिजीज़ थे जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। और इसमें एक और टर्म भी है, एक और डिजीज़ भी है जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रियस। उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे पास जो प्राइमरी विट्रियस होता है वो प्राइमरी विट्रियस डेवलपमेंट के साथ बर्थ के बाद जो डेवलपमेंट होता है विट्रियस का, और एक हाइलाइड कैनाल और वो रिग्रेस होता है हाइलाइड आर्टरी और वो, तो ये जो प्राइमरी विट्रियस होता है ये सेकेंडरी या मतलब मेच्योर विट्रियस में नहीं जाता और ये प्राइमरी ही रह जाता है। इसको इसीलिए उसको हम कहते हैं परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रियस, क्योंकि इसमें हाइपरप्लेजिया होता है। तो इसमें हमारे पास जो प्यूपल होगा वो वाइट नज़र आएगा, ल्यूकोकोरिया होगा इसमें। और इसकी अगर हम डायग्नोसिस करें बी स्कैन से या सीटी स्कैन से तो हमें इसमें ल्यूकोकोरिया नज़र आएगा। और कभी कभी ऐसा होगा जैसे कैटरेक्ट है, लेकिन वो ल्यूकोकोरिया जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफरेंशियल जो डायग्नोसिस है उसमें हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रियस है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका पार्स प्लेना लेंजेक्टोमी है, और लेंजेक्टोमी हम करते हैं, और जो मेम्ब्रेन है वो हम एक्ससाइज करते हैं, निकालते हैं, और इंटीरियर विट्रेक्टोमी हम करते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन प्रोग्नोसिस जो है इस डिज़ीज़ का वो बहुत पुअर है। प्रोग्नोसिस इतना अच्छा क्योंकि एक डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, तो इसीलिए इसके प्रोग्नोसिस पुअर हैं, अच्छे नहीं हैं। तो ये हमारे पास विट्रियस के डिजीज़ थे, विट्रियस के प्रॉब्लम्स थे या डिसऑर्डर्स थे जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था।